पूरा इकोसिस्टम न्यूज का जो है, इंफॉर्मेशन का, उसने जहर आपने उंडेल दिया है। समझ में नहीं आता है कि किसके पास जाएं और किससे जाने के सच क्या है। पहले लगता था कि यहाँ नहीं तो वहां देखें, वहां से इंफॉर्मेशन हासिल करें, वहां से सच मिलेगा। तो पूरी फिजा जो है वहां पर एक लगता है कि जहर कहीं पर अचानक किसी ने उंडेल दिया। जैसे हमारा मुल्क है 1.4 बिलियन की आबादी है। आप 1.4 बिलियन की आबादी को एक कहानी में बांध नहीं सकते। करोड़ों लोगों की अलग अलग कहानियां हैं और मुल्क के इतिहास लोगों की कहानियों से बनते हैं। सत्ता कोई भी हो, किसी भी ज़माने की हो, उनको जो है इस तरह की मतलब अपने खिलाफ या सो कॉल्ड जो वो जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं उसके खिलाफ कोई बात वो उनको पसंद नहीं है। इसीलिए शायद जो है हर सत्ता एक तरह से मतलब मीडिया को अपने कब्जे में लेना चाहती है। आप किस तरह से समझते हैं इस बात को? बिल्कुल सही फरमाया आपने। उनके ओपिनियन मेकिंग जो है वो सबसे बड़ा एक हथियार है कि आप जो अपना एक डिस्कोर्स है, अपनी जो सोच है, उसको किस तरह अपने मीडिया आउटफिट के जरिए फैलाएं और लोगों के जहन पर वो आप अपना एक असर छोड़ें के साथ, यही सच्चाई है। नाजरीन आदाब, शायद आपको मुंतज़र अलजैदी याद होंगे। मैं उसी बहादुर पत्रकार और निडर सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए 14 दिसंबर 2008 को अमरीकी सदर जॉर्ज बुश को जूता रसीद किया था। मैं यहाँ इस वाक़े और प्रसंग की तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस पर बात करने के लिए आज अदबिस्तान में हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान और हमारे ज़माने में हिंदुस्तानी फ़िल्म सनअत के जय्यद फ़िल्मसाज और हिदायतकार मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान के बारे में दो लफ्ज़ कहने की कोशिश करूं, आपको इस बातचीत के बारे में ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि अभी जिस सहाफ़ी मुंतज़र अलजैदी का मैंने नाम लिया, उन्होंने अरबी ज़बान में अपनी आत्मकथा, जिसे आप उनका आत्मसंघर्ष या जद्दोजहद भी कह सकते हैं, को द लास्ट सैल्यूट टू प्रेसिडेंट बुश के नाम से दुनिया के सामने पेश किया था। बाद में इसे हिंदुस्तान में एक प्ले के तौर पर एडॉप्ट किया गया और द लास्ट सैल्यूट के नाम से ही पहली बार इसका मंचन 14 मई 2011 को हुआ। तब से लेकर अब तक इसके 70 से ज़्यादा शो हो चुके हैं और अभी कोरोना काल से ज़रा पहले 2020 में इसे आखिरी बार चंडीगढ़ में स्टेज किया गया था। इस ड्रामे में क्या है, आज इसकी अहमियत और मानवीयत क्या है, इस पर बात क्यों ज़रूरी है, ऐसे ही कुछ बुनियादी सवालों के साथ हम अपने मेहमान से द वायर के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं फैयाज़ आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और सीधे अपने मेहमान की तरफ चलता हूं, जिन्हें आप उनकी साफ गोई के लिए जानते हैं, पीस एक्टिविस्ट के तौर पर जानते हैं, एक मजे हुए फिल्मसाज के तौर पर पहचानते हैं और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हमारे समय की एक ज़रूरी आवाज़ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के वकील के तौर पर उनकी तरफ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तशरीफ़ आबूरी के लिए। हम इस बातचीत को बढ़ाएं इस तरह से कि सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दें कि आपका ये प्ले अब किताबी सूरत में हमारे हाथों में है। वानी प्रकाशन ने इसे छाप दिया है और हम इसके किरदारों और मकालमों की तरफ आएँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस प्ले के बनने, स्टेज होने या यूँ कहें कि उससे भी पहले इस आइडिया के पैदा होने या उससे कन्विंस होने के दौरान जो आपकी ज़हनी उस्ताद रही होगी या जो उस वक्त आप के एक तरह के सोचने का अंदाज़ रहा होगा या जो सोच रहे होंगे, जिससे गुजरते हुए लगा होगा कि हाँ अब ये प्ले करना चाहिए। हालांकि आप उससे पहले 2003 में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शामिल होने की मतलब आपको दावत मिली थी और उसको लेकर आपका अपना एक रवैया था और आपने ख़त भी लिखा था जो इस किताब में भी शामिल है। और मैं जहाँ तक इस बारे में तफ्तीश कर पाया कि जब भी इस प्ले की शुरुआत हुई तो आप इस ख़त को पढ़ते रहे हैं। तो मैं असल में जानना चाहता हूँ इन तमाम बातों को इस तरह से कि ये क्या माजरा है, ये किसी तरह का प्रोटेस्ट है आपके यहाँ या मतलब जिसने या इस प्रोटेस्ट ने या इस तरह के सोचने के अंदाज ने आपको इस नाटक से, इस प्ले से जोड़ दिया? जी सर। शुक्रिया, आपने ये हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए 2003 में फरवरी का महीना था जब मुझे एक इनविटेशन मिला था कि मैं 51st नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग
जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनके साथ में बाकी दुनिया के सारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, थिंकर्स हैं, और उनके साथ में शामिल हूँ। और प्रार्थना के जरिए, प्रेयर्स के जरिए हम अपने डिफरेंसेस को सुलझाएं। मगर हकीकत में हो कुछ और रहा था। जब आप ये दिखा रहे थे कि आप प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग कर रहे हैं और पीसफुली सारी दुनिया के मसलों को सॉल्व करना चाहते हैं, आप वहां पर जंग की तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद में जो हुआ इराक में, वो तो दुनिया गवाह है। मगर तकलीफ इस बात की है, बेइंतहा तकलीफ इस बात की है कि उस वक्त की आबादी मानी जाती थी कि 6 बिलियन से थोड़ा ज्यादा थी, 6 बिलियन के सारी दुनिया के मुल्क, और 6 बिलियन की आबादी जो है बिल्कुल चुप रही। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न नेशंस थे, टोनी ब्लेयर और बाकी जो एलाइड फोर्सेस थे, उन्होंने दुनिया को ये बस कन्विंस करी थी अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन से कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए हम हमला कर रहे हैं क्योंकि दुनिया को इस शख्स से खतरा है और हम डेमोक्रेसी वहां पर इम्पोज करना चाहते हैं इराक की आवाम की बेहतरी के लिए। तो मुझे लगा कि अजीब बात है, यूएन कह रहा है और कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वहां पर वाकई में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपने अखबारों में छाप दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में छाप दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हकीकत में वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद थे। मुझे लगता है कि वो वाकई बहुत ही भयानक पागलपन का एक फेज था अमेरिकन इतिहास में। और जो उसके बाद में बिन लादेन ने जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में किया, ट्विन टावर्स, पेंटागन, उसको मैं बिल्कुल कंडोन नहीं करूंगा। वो बहुत ही खौफनाक मंजर हमने देखा, दुनिया कभी भुला नहीं सकती। मगर जब आप एक पूरी कौम की के गुस्से को एक नया मोड़ देते हैं क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, और फिर आप जाके सद्दाम हुसैन के पर हमला करते हैं ये कि इराक के लोगों की बेहतरी के लिए है, तो मुझे कुछ अजीब लगा। तो मैंने अपने तरफ से मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही नॉर्मल सा एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मगर क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला था तो मैंने अपनी बात बिल्कुल जैसे मैंने महसूस की मैंने कही और मैंने लिखी। उसकी गूंज कुछ देर तक कहीं पर माहौल में मौजूद रही, मगर फिर वक्त के साथ लोगों ने बुला दिया। फिर जब मुंतजर अल-ज़ैदी ने वो हरकत की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जॉर्ज बुश साहब जब फाइनली फेड आउट हो रहा था, और वो जैसे वेस्टर्न सिनेमा में होता है कि हीरो जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके सूर्यास्त हो रहा होता है और फिर वो सीटी बजाता और चला जाता है, ये जता के देखो मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब अमन ही अमन है। तब उस पर जब जूता फेंका गया तो मुझे लगा कि ये बात वाकई एक हिम्मत वाली बात थी कि इराक में रहकर आप करते हैं ये। क्योंकि मुझे याद है कि मुंबई में मुझे CNN के एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि हम सब जिम्मेदार हैं इस जुल्म के लिए क्योंकि हम खामोश हैं, क्योंकि वहां से जो इमेजेस आनी चाहिए दुनिया तक वो हम पहुंचा नहीं रहे थे क्योंकि हम पर पाबंदी है, हमारे पे एक सेंसरशिप है। और ऑलमोस्ट ये लगने लगा था कि जैसे एक ब्लडलेस ट्रांसफर फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी है हुआ है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। मुंतजर अल-ज़ैदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसका एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है, और इमरान जायद हमारे जो हमारे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये किताब पढ़ी और उनको लगा कि कहीं पर इन मुंतजर के अंदर
एक एहसास थे, जो आक्रोश था, और मेरे अंदर 2003 में जो मैंने महसूस किया था, उसका कहीं पर एक नाता है। हम दोनों शायद एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस पे एक प्ले करें। फिर हमने वो किताब राजेश जी को दी, जो हमारे राइटर हैं, लखनऊ में रहते हैं, बहुत अच्छे प्ले राइट है, राइटर हैं। और फिर हमने उसको उसकी किताब को एक प्ले का फॉर्म दिया, और फिर बहुत सारे शोज हुए, और वाकई जब भी 70 से ज्यादा, बल्कि 70 से ज्यादा हो चुके सर। हाँ, और मैं फिर हर शोज के पहले आता था, और मैं ये अपना जो लेटर जो मैंने लिखा था उसको पढ़ता था, ताकि एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि 2003 में मैंने वो बात लिखी थी। आज 20 साल बाद दुनिया वही बात कह रही है। जो बाइडेन को किसी ने कन्फ्रंट किया, कुछ दिन पहले बुश को किसी ने कन्फ्रंट किया, क्या आपने हमें भेज दिया वहां पर के मासूम सिविलियंस को मारने के लिए, हमारे लोग मरे वहां पर, और किसी ने अब तक माफी नहीं मांगी है कि जो वहां पर हुआ है। पर अब भी वहां पर जमीन के जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। उजाड़ दिया उन्होंने इराक, और सारी दुनिया चुप रही। तो हम कर क्या सकते हैं? हम अपनी ओपिनियंस जो हैं बनाने की कोशिश करते हैं लोगों की, और हमारा नाटक का एक बहुत ही लिमिटेड प्ले का एक बहुत ही लिमिटेड प्लेटफॉर्म होता है। मगर कहीं पर कुछ लोग हैं जो उसको महसूस करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, एक बात ढंग से कही जा रही है, और फिर उसकी एक महक फैलती है फिजा में। इसलिए इसके इतने ज्यादा शोज हुए कि जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। जी, तो बहरहाल सर, मैं ज़रा सा यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको उन दिनों में मतलब ले चलूँ, या उन दिनों की याद करवाऊँ कि, या ये मतलब एक तरह से ये बात हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत दिलचस्प हो सकती है कि उन दिनों या आप लोगों की कोशिश से ही मुंतज़र अल-ज़ैदी हिंदुस्तान भी आए, और उन्होंने इस प्ले को देखा। हालांकि वो हिंदुस्तानी नहीं जानते थे या उर्दू हिंदी नहीं समझते थे, और जज्बाती भी हुए। आपने एक तरह से इशारा किया है इस किताब में, जो मेरे हाथों में है, कि आप लोग राजघाट गए और वहाँ मतलब एक ख़ास तरह से उन्होंने रिएक्ट किया या अपनी फीलिंग को बयान किया, और वो जो यादें हैं आपकी, या एक तरह से मैं कह लूँ कि जो आप उनके साथ वहाँ खड़े हुए, तो जो आपने एक दूसरे से शेयर किया, मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा उनके हिंदुस्तान आने को और अपनी आपसी जो आपकी जो बातचीत है उसको यहाँ ज़रूर हमारे मतलब देखने सुनने वालों के लिए शेयर करें। देखिए, एक तो उनको यहाँ लाना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो हमारी एम्बेसी थी, बेरूत में थे उस वक्त वो, तो उन्होंने कुछ ज्यादा एनकरेज किया नहीं कि वो हिंदुस्तान आए हमारे प्ले के पहली परफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए। तो इमरान जाहिद साहब मेरे पास आए, ने कहा कि ये तो अजीब बात है, ये हमारा अधिकार है कि हम जो एक प्ले कर रहे हैं, और हम जो उसके राइटर को इनवाइट करना चाहते हैं जिसने ये जिया है, क्योंकि उसके मौजूदगी में प्ले का एक डायमेंशन ही अलग हो जाएगा। लोग एक हार्ड मास का एक इंसान जिसने वो जिया है वो हमारे साथ में होगा, शामिल होगा, तो एक बात कुछ और ही होगी। तो मुझे लगा हाँ, बात इमरान बहुत सही कह रहे हैं। फिर हमने होम मिनिस्ट्री को फोन किया, हमने कहा भाई हम आपसे इंतजार करते हैं कि वहाँ पर वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में फंसा के बात को डिले करना चाहते हैं, हमारी परफॉर्मेंस है। तो मैंने देखा कि कुछ वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तब इमरान ने कहा चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हम कहते हैं कि भैया हमारा प्ले है, और ये हम इस सब्जेक्ट पे प्ले कर रहे हैं, और हमारे को परमिशन दी नहीं जा रही है कि हम उसके जो राइटर हैं उनको यहाँ पर इनवाइट करें। अच्छा, उस वक्त वो मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। जी। तो आई थिंक हाँ, यूपीए की सरकार थी, और जी हमारे चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे। तो मुझे याद है कि उस दौरान पड़ोस के मुल्क में ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, मारा गया, ही वाज किल्ड, और तो माहौल कुछ गरमाया हुआ था, तो वो थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहे थे। तो हमने कहा भैया कि हम तो एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश्ड है, उसके बेसिस पे एक प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? मगर जब हम उनको लगा कि बात कहीं शायद हम इतने आसानी से पीछे हटने वाले नहीं है, हमारी मांग से ही हमारा एक
हक है हम जिसको इनवाइट करना चाहें। जी जी राइटर है, जर्नलिस्ट है, शरीफ इंसान है। तो फिर उन्होंने हमें परमिशन दी, हमने उनको थैंक यू बोला और फिर मुंतजर आया और मुझे लगा कोई मेरा अपना ही आ रहा है। बहुत ही मासूम चेहरा, एक बहुत ही इमोशनल शख्स, जज्बातों से भरा हुआ। उसने आते के साथ ही कहा कि मुझे राजघाट जाना है। गांधी 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 कह रहे थे। और फिर हम उनको होटल ले जाकर हमने उसने वो सामान रखा ही और फिर सीधा हम चले गए राजघाट। और फिर वहां जाके उसने अपनी अंगूठी पता नहीं क्यों निकाल के वहां रख दी एज अ जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन। उसने कहा कि मेरा कुछ यहाँ पर रह जाना चाहिए और ये हमारी स्ट्रीम का एक बड़ा है। तो उसको सलाम करने का, उस सर टेकने का, माथा टेकने का तरीका यही है कि हम अपना कुछ यहाँ पर छोड़ के जाएं। और फिर हम आए और वो हमारे बीच रहे। हमने प्ले परफॉर्म किया। हमारे दोस्त, हमारी बेटी पूजा मुंबई से आई, हमारे बाकी एक्टर दोस्त थे, दीनो मोरिया वगैरह आए। और फिर वो इराकी में उस जबान में बात करते थे और वो हमने एक ट्रांसलेटर जो है स्टेज पर रखा था जो हमें उनकी बात ट्रांसलेट करके सुनाता था। मगर लफ्जों से नहीं, जिस्म से वो सारी बात लोग समझ जाते थे। देखिए, एहसास की जबान है। हाँ 80% कम्युनिकेशन तो बॉडी से ही होती है। और दिल आईना होता है और दिल की बात दिल तक पहुंचती है। जी सर जी। खैर, मतलब ज़रा सा और आपको अब इस प्ले की तरफ लेके चलें कि जो इसमें मुकालमा है, जब उसको हम पढ़ते हैं, हालांकि मुझे देखने का उस तरह से मतलब सआदत हासिल नहीं हुई कि मैं इस प्ले को देख पाऊँ, अब तक नहीं देख पाया। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि जो इसमें तबाही का एक तरह से दर्दनाक मंजर है, या उस वक्त वहाँ लोग क्या सोच रहे थे, उनमें किस तरह का गुस्सा था, ये सब बात हमें समझ में आती है। वहीं हमें जो ख़ास तौर से जो इसका हीरो है, या जिसको हम जिस सहाफ़ी की बात कर रहे हैं, मुंतज़र अल-ज़ैदी की, जो उनका इश्क है या जो प्रेम है, वो भी हम देखते हैं कि इस आलमी सियासत या जो उनका खेल है, या जो सियासी खेल है बल्कि, उसकी ज़द में किस तरह से चला आया है, ये सब हमें उसमें नज़र आता है। लेकिन मैं आपसे मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी अपनी बात रखें, लेकिन उसके साथ ही ये जो जूता रसीद करने का मामला है, अपने गुस्से को निकालने का मामला है, उसको अगर हम इस तरह से देखें कि जो आज हमारी सियासत है या आलमी सियासत है, अगर हमारे मुल्क की ही सियासत की बात ना करें, तो आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई विपक्ष में है या कोई एक अलग राय रखना चाहता है, जो हमसे सहमत नहीं है, एक दूसरी बात रखना चाहता है, तो उसको हम इजाज़त नहीं दे रहे, या एक तरह से उसके लिए मीडिया भी चुप है। हालांकि इस तरह के काम के लिए मुंतज़र जैसे हौसले की या एहतजाज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, एक तो बात बहुत इम्पोर्टेंट हमें सबको समझनी चाहिए कि ये प्ले जो है मुंतज़र अल-ज़ैदी की जिंदगी और वो जो जूता फेंकने वाले इंसिडेंट पे बेस्ड जो एक प्ले है, क्योंकि क्लाइमैक्स उसका वही होता है जी, ये हमारे मुल्क में ही हो सकता है। तो हमारे मुल्क के हमारे पुरखों ने आज़ादी के बाद हमें वो एक फिजा दी, एक माहौल हमारे पास है जहां पर हम ये प्ले बिला किसी डर के कर सकते हैं। ये पड़ोस के मुल्क में नहीं हो सकता था, ये मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में नहीं हो सकता था, मुझे लगता भी नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये प्ले हो सकता था। तो ये हमारे पास ये आज़ादी हमारी पूंजी है, ये हमारे फाउंडिंग फादर से हमें मिली है। और मेरा ये मानना है कि उसका जूता फेंकना जो था वो एक ह्यूमन एक्शन था, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। वो एक जर्नलिस्ट था जिसने अपने आसपास लोगों को तड़पते हुए, बिलखते हुए, बच्चों को देखा है, औरतों को मरते हुए देखा है, दम तोड़ते हुए देखा है। उनको वो अपनी पीठ पर उठा के भागते हुए हॉस्पिटल ले जाता था, जहाँ पर फिर हॉस्पिटल पे हमले होते थे, बॉम्बिंग होती थी। तो वो मरता क्या नहीं करता। उसकी जब आप सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरी दुनिया खामोश थी। और ऐसे शख्स को जिसने वहां पर हैवानियत का ये रूप दिखाया, बिल्कुल, और उसके बाद में पूरी दुनिया खामोश है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में वो
उसने एक इंसान होने के नाते उसके अंदर के जज्बात जो हैं वो इट गॉट द बेटर ऑफ हिम, और फिर उसने वो जूता फेंका। लोग अक्सर पूछते कि भैया क्या आप उनके जूते फेंकने को जस्टिफाई करते हैं? तो मैं पूछना हूं भैया कि क्या आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वो जो अटैक को जस्टिफाई करते हैं, जहां पर इतने सारे लोग मरे, उनके अपने लोग मरे? आज जहां भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाता है उनको कोई उनका अपना ही पकड़ता है, गिरफ्तार पकड़ता है और कहता कि आपने वहां के मासूम लोगों को क्यों मारा, हमें क्यों भेजा वहां पर, हमारे अपने हुए हैं वहां पर। और फिर आपने देखा किस अंदाज से प्रेसिडेंट जो है दम दबा के भाग जाते हैं जी। तो ये एक ह्यूमन एक्ट था। बाकी रही बात हमारे मुल्क में जो माहौल है, मेरा ये मानना है कि हाँ एक माहौल है, कहीं पर एक पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद लोग जी रहे हैं, बोल रहे हैं, और गिनती के लोग मगर बोल तो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बात हमारे मुल्क में कभी इतनी बिगड़ जाएगी कि हम अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे और बिल्कुल कट के कुछ और ही बन जाएंगे। हाँ, कभी कभी लगता है कि एक माहौल बनता है कि हम लगता है कि सब अंधेरा बहुत गहरा हो गया है, मगर जब रात बहुत गहरी होती है तो कहीं पर सूरज की किरण आसपास ही होती है। ये कहते हैं कि सुबह होने से पहले बहुत अंधेरा हो जाता है। जी जी। मेरा ये मानना है कि आज के माहौल में आज भी लोग जुर्रत करके अपनी दिल की बात पेश कर रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में आज भी हमें वो आज़ादी है, वो फ्रीडम है कि अगर हम अपने कन्विक्शन पे कोई बात कहना चाहें और बिना किसी मीननेस के, बिना किसी वल्गैरिटी के, आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोकेगा, क्योंकि मैंने देखा है लोग करते हैं बात अपनी दिल की और निडर होकर जीते हैं। तो ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारी हिंदुस्तान की रूह है। ये कभी कोई कितना भी बड़ा हो जाए वो हमसे वो नहीं छीन सकता, वो हमारी जागीर है। जी। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमें हमारे जड़ों की याद दिला रहे हैं, बल्कि उसमें एक यकीन का जो मतलब हो सकता है कि हमें यकीन करना चाहिए या एक उम्मीद पालनी चाहिए। लेकिन मैं ज़रा-सा, चूँकि ये जो एक सहाफ़ी की रुदाद है एक तरह से कह लूँ, या उसका जो प्ले है, और ख़ास तौर से जब मैं इसको अपने तौर पर टेक्स्ट की सूरत में पढ़ रहा था, तो मुझे कई चीज़ें बहुत एक तरह से कहूँ कि हॉन्ट कर रही थी कि जहाँ जिस मुल्क में आप तानाशाह बता के जमहूरी कदरों की बहाली के नाम पर आप हमला कर रहे हैं या एक तरह की जंग लड़ रहे हैं और तमाम तरह की मतलब चीज़ों को जस्टिफाई भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, जब उसको हम अपने ज़माने में आकर रिलेट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो हमें भी लगता है कि क्या आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मीडिया जो है वो जमहूरियत की बका के लिए बिल्कुल कोशा नहीं है, या एक तरह से कह लें कि कुछ लोग उस तरह की चीज़ों के अलंबरदार हो गए हैं जो एक तरह का राष्ट्रवाद होता है, ख़ास तरह का राष्ट्रवाद होता है, या शायद फिल्में भी अब हमारे यहाँ उस तरह से नहीं बन रही हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं, इस तरह का प्ले पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि क्या थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ द लास्ट सैल्यूट के स्पिरिट को, मतलब सच बोलने को, या कह लें कि उसकी हिम्मत को, या जमहूरी कदरों की हिफाजत को, या आम आदमी के एहतजाज को दर्ज करने की एक वाहिद जगह अब थिएटर है। थिएटर है, सिनेमा भी है। देखिए अभी हाल ही में हमारे एक जी जी। जूनियर हैं, मैं तो उनको अपना प्रोटेजी मानता हूँ, हंसल मेहता ने एक और मेरे जो है नेव्यू हैं साहिल सहगल ने अनुभव सिन्हा के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था फराज, जो अभी नेटफ्लिक्स में रिलीज होगी, क्योंकि वो बनी थी एक्चुअली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। जो पड़ोस के मुल्क में बांग्लादेश में जो बेस्ट आर्टिसन होली आर्टिसन बेकरी पे जो एक हमला हुआ था, जहां पर कुछ टेररिस्ट ने 19 फॉरेनर्स को मार डाला था, और वहां पर ये बिलियनियर थे वहां पर, फराज हुसैन जो है वो 20 साल के नौजवान लड़के अपने दो दोस्तों के साथ, जो एक हमारे मुल्क की लड़की थी हिंदू और एक मारवाड़ी
कौम की एक लड़की थी जो वहां की है, जिसको वो अदर समझते हैं, जो टेररिस्ट उनको वो दी अदर बोलते हैं, या हम में से नहीं है वो, ये अलग है हमसे। तो जब उससे कहा गया कि फराज से भैया कि देखो तुम बंगाली हो, तुम रोजे में, ये रमजान के महीनों में, और वो वहां पर इफ्तारी के लिए गए थे, वहां पर अपने दोस्तों को मिलने गए थे, और फिर वहां पर हमला हुआ, और फिर उसको बोला कि भैया तुम चले जाओ, हम सिर्फ फॉरेनर्स को ही मारेंगे। तो उसने कहा मैं नहीं चाहता, अगर मैं जाऊंगा तो अपने दो दोस्तों के साथ भी जाऊंगा, दो लड़कियों के साथ ही जाऊंगा। अब उस थीम पर हमारे मुल्क में फिल्म बनी है, सेंसर हुई है, सिनेमा हॉल में लगी है, और बहुत जल्द हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो आज भी अगर फिल्म मेकर में कन्विक्शन है, और अगर वो सिनेमा को सिर्फ दुकानदारी नहीं समझता है, प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं समझता है, तो अगर कन्विक्शन उसके अंदर हो, मगर एक नीयत आपकी ये भी होनी चाहिए कि जो जिससे आप डिफरेंट सोचते हैं वो भी आपका अपना ही है। बिल्कुल। हमें जरूरी नहीं कि हर बात में एक दूसरे में कॉमनैलिटी ढूंढनी चाहिए। अगर हमको वाकई में अमन चाहिए तो हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को भी गले लगाना होगा, गले लगाना कि हम हमारे में बहुत सारी बात कॉमन है, हम एक जबान बोलते हैं, हम एक माहौल में हम पले हैं, मगर हमारे डिफरेंसेस हैं। मगर डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल जानवर के तरह दूसरों को मारना काटना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में ये एक सोच जो है, इसको और ऊर्जा देने की, उसको और एनर्जी देने की जरूरत है कि डिफरेंसेस तो रहेंगे, घर में डिफरेंसेस होते हैं कॉमनैलिटी के अलावा। तो क्या हम घर तोड़ देते हैं क्या? नहीं। तो ये अलग को सेलिब्रेट करना, अलग से डरना नहीं, जो आपसे अलग है, हम उससे डरते हैं, हम उसको अपने जैसा बनाने पे न जाने क्यों लग जाते हैं कि उसकी शक्ल बिल्कुल हम जैसी हो जाए। अरे भाई तेरी शक्ल अपने आप में है कि नहीं है, तू क्यों काहे दूसरे की शक्ल अपने बनाता है, उसको रहने दो वैसे ही। तो मेरे ख्याल में ये एक हम बोलते हैं डाइवर्सिटी हम सेलिब्रेट करते हैं, मगर वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ा एक सीना चाहिए होता है, जो कहीं पर दिल कहीं हम लोगों के तंग हो गए हैं। और मगर ये एक मोड़ है, और जैसे मैं कहता हूं कि हम कितना भी अंधेरा हो जाए, आज नहीं कल सवेरा होगा ही। बल्कि शायद इस प्ले में वो उस तरह से उस शायरी को भी आप लोगों ने शामिल किया है कि इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। हाँ, कि भैया वो फैज साहब के थे ना कि गम की शाम है मगर शामी तो है। हाँ, शामी तो है। तो जी। ये मुल्क के तकदीरों में ऐसे होता है, ऐसे मोड़ आते हैं। और आज देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि जॉर्ज बुश, जिसकी उस वक्त इतना पावर था, उसको एक अमेरिका में एक महफिल में, जब वो नहीं पावर में ऑफकोर्स, उसको कोई इस तरह ललकारेगा। जो बाइडेन तो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उसको कोई कन्फ्रंट करेगा? ये आज हो रहा है ना अमेरिका में। आज नहीं कल जो है, सच जो है वो जैसे तेल पानी से जितना भी आप नीचे दबाने की कोशिश करें, वो ऊपर आ ही जाता है। सच जो है वो सरफेस पे आ ही जाता है। खैर, मैं ये भी समझना आपसे ख़ास तौर से इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एक आवाज़ है, या जिस तरह से आपने चीज़ों को देखा है, और हम जब आपकी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत लोग मायूस होते हैं, उसमें मतलब हम लोगों को भी शामिल कर सकते हैं कि उस तरह से आवाज़ नहीं उठती है। तो इसलिए आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है उस वक्त जब आप इस तरह का प्ले लेकर आते हैं, जब उसको मतलब एक तरह से दुनिया के सामने लेके जाते हैं, जिसमें प्रोटेस्ट दिखता है कम से कम आम आदमी का, एक सहाफ़ी का। लेकिन मैं उस सवाल को शायद दोबारा करना चाहता हूँ आपसे, या दोबारा समझना चाहता हूँ कि क्या वो सिर्फ़ एक जूता था,
जिसने अपने पैरों से विद्रोह कर दिया। मतलब ये मेरा सवाल नहीं बल्कि इसी प्ले का सवाल है, ये इस प्ले में उठाया गया है, एक तरह से इसको वहाँ भी बताया गया है। आखिर वो क्या था कि जमहूरियत की बहाली के नाम पर कोई सियासी खेल खेला जा रहा था, बल्कि वहशतनाक खेल था जिसमें कि एक आम आदमी ने, एक आम सहाफ़ी ने तानाशाह को जवाब दिया। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं इसको प्ले से बाहर एक ऑडियंस के तरह से, मतलब सामने से देखते हुए? मुझे तो लगता है कि वो टाइनमेन स्क्वायर में एक तन्हा इंसान खड़ा था जी। वो टैंक्स के सामने। टैंक्स के सामने खड़ा हो गया था जबकि वहां पर सब भाग गए थे। तो वो एक शख्स होता है जो बाकी लोगों के जज्बातों को रिप्रेजेंट करता है, और मुंतजर अल-ज़ैदी ने यही किया। और उसने मुझसे कहा कि जब मुझे पता नहीं था कि मैं ये करने वाला हूं, कि ये मुझसे होगा, और जब उसने वो जूता फेंका तो उसको इस बात का यकीन था कि अब ये उसको सजाए मौत दे देंगे, मगर क्योंकि दुनिया देख रही थी और फिर दुनिया ने पूछा कि भैया इसने जूता क्यों फेंका, तो फिर कुछ वक्त के लिए दुनिया ने अपने गिरेबान में झांका और बोला कि भैया ये बेचारा अकेला नौजवान, इसने वही किया जो कर सकता था, क्योंकि हम सब चुप रहे, सारी दुनिया चुप रही, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर था, मिलिट्री पावर था, और अबव ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया पे जो उनका कंट्रोल था। उन्होंने तो ये जता दिया कि भैया ये ट्रांजिशन तो हो गया है, हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वहां की क्या हुआ है अफगानिस्तान, कैसे भागे वहां से, तो ये तो हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि झूठ जो है ना, वो कितने भी आप पावर के साथ बोले वो दम तोड़ देता आज नहीं। और आज 20 साल बाद में जब दुनिया इराक के इन्वेजन के बारे में बात करती है या उस अटैक के बारे में बात करती है, तो वो कहीं पर मानती है कि वाकई हम सब जिम्मेदार हैं कि हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला, और वहां के जो लोगों पे हुआ उसके लिए मैं अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए और पूछना चाहिए क्या हम कुछ कर सकते थे। हाँ, हम कुछ कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। अगर हम ये प्रोसेस भी शुरू कर दें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और एक प्ले इससे ज्यादा क्या कर सकता है। जी, लेकिन मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि आज की जो हमारी दुनिया है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, या जो अभी जिस वक्त में हम जिंदा हैं, उस वक्त इस प्ले को किस तरह से देखना चाहिए, उससे क्या मानी अखज़ करना चाहिए एक फ़िल्म मेकर के तौर पर भी? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप शायद पहले हैं मेरी मालूमात में कि जिनकी फ़िल्में जो हैं, फ़िल्म के बाद प्ले की सूरत में ढली हैं। ऐसा कम तजर्बा हुआ है। हालाँकि मुझे ये भी जानने की मतलब एक तरह से ख़्वाहिश है कि क्या ये प्ले फ़िल्म की सूरत में या मतलब फ़िल्म के क़ालिब में ढलने वाली है? नहीं, ये प्ले तो फ़िल्म में बन नहीं सकता, क्योंकि इराक के आवाम के दुख दर्द से कोई जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक देखिए मास मीडियम जो है होता है, वो सिनेमा का हो या ओटीटी का हो, वो बोलते हैं कि वो आपको कहीं पर, जैसे माँ आपको लोरी सुना के सुलाती है, उसका रोल ये है, वो जगाने का रोल नहीं है उसका। मास मीडियम जो है वो आपको झंझोड़ता नहीं है, इसलिए शायद एक प्लेटफॉर्म बचा हुआ है, वो है थिएटर। थिएटर पे ही आप वो बात कह सकते हैं जो आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में पैसा इतना लगता है, और एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस इतना कम्बरसम है कि आप जिसको आप एक कड़वा सच बोलते हैं, एक बिटर ट्रूथ जिसको बोलते हैं, जो आपको झंझोड़ दे, जो आपको मौजूदा पावर स्ट्रक्चर्स को आड़े हाथों ले, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा का के बस में नहीं है। तो
कुछ लोग होंगे जो ऐसे कुछ किस्से जो है जो अपना जिंदगी जहाँ जिएंगे उसको अपने कलम से किताबों में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ लोग जो है जुर्रत करके कहीं पर उसको थिएटर के जरिए पेश करेंगे। मगर वो माहौल जो है वो हर मुल्क में पॉसिबल है नहीं जहां पर आप ऐसा प्ले कर सके। हमारे मुल्क में उन्होंने उस वक्त परमिशन हेजिटेंटली दी, मगर आखिरकार दी। तो वैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास बहुत कुछ सेलिब्रेट करने के लिए आज भी है हाँ। कि ये प्ले हिंदुस्तान में ही हो सकता था और कहीं नहीं हो सकता था। अच्छा, आपकी बातें बहुत उम्मीद जगाती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस प्ले की तरफ लेके चलता हूँ जिसमें जो एक बच्चों की मासूमियत होती है उसके हवाले से एक बड़ा सजेस्टिव, मतलब मैं कह लूँ उसको सजेस्टिव ही कहना चाहिए, कि जो बच्चे के किरदार हैं वो हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, और उसमें प्ले हमें अचानक से बताता है कि बच्चों का खेल जब बड़े खेलने लगते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज़ है कि अल्लाह जाने क्या होगा। मतलब इस तरह का जो सियासी खेल है कि एक मासूमियत से एक सियासी खेल की तरफ बढ़ना, इसने इस प्ले को भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समेटा है। लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं इसको, या कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, एक जमाना था जब सुना था कि फौज लैंड करती थी और कहीं पर एक दूसरे से लोग लड़ते थे और फिर एक बराबरी का मुकाबला था, मगर अब वो साइंटिफिक प्रोग्रेस जो अमेरिका ने के बेसिस पे जो हथियार तैयार किए हैं, पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह जो है, वहां तो वो बटन दबा के अपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और अपने सोफिस्टिकेटेड वेपनरी से वो उनके तो हाथ ही गंदे नहीं होते थे। तो वो नहीं तो क्या होता था कि पहले जो जंग लड़ी जाती थी आप अपनों को खोते थे, वो नेचुरल जो लॉस होता था आपका बराबर का होता था, इसलिए आप हिचकिचाते थे, डरते थे। मगर यहाँ तो क्योंकि आपके पास सोफिस्टिकेटेड वॉर टूल्स हैं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट जाके वहां पर जो बनाते हैं उनके लिए वॉर मशीनरी बनाते हैं, क्योंकि वो इतनी उनको खरीद लेते हैं, उनको पैसा देते हैं और फिर उनको लगा देते हैं इस काम में कि भैया हथियार बनाओ, ताकि हम यहाँ पर घर में बैठ के अपने एयर कंडीशन में बटन दबाएं और कहीं पर किसी दूसरे मुल्क में जिसको हम बोले कि साहब ये दुश्मन है हमारा और ये इससे दुनिया को खतरा है, और फिर आप सारे मीडिया का सपोर्ट लेके ये जताई दो कि हाँ साहब जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसमें तो बड़ी अनइक्वल हो गई है ना दुनिया। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जो वहां के जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो आवाम के कॉन्शियसनेस में जो क्रांति घटनी वक्त तक घटी नहीं है, क्योंकि वाकई वो एक कंप्यूटर गेम्स की तरह जो होता है ना, ये वॉर लड़ी गई है, क्योंकि वो उनका अपना जो कोलैटरल डैमेज था इतना ज्यादा नहीं था जितना इराकी लोग मरे हैं। ह्यूमन लॉस जो था वो वहां उस मुल्क में लोगों की जाने गई हैं, वहां के बच्चे मरे हैं, वहां की माएँ मरी, वहां की बूढ़े मरे हैं, वहां पर सिविल वॉर का माहौल आपने क्रिएट कर दिया है। वहां पर आपने पड़ोसी मुल्क का सपोर्ट लेकर वहां पर एक हमेशा हमेशा के लिए वहां की जो डेमोग्राफिक्स जो है बिल्कुल बदल दी, तो तहस नहस कर दिया। तो ये उनके लिए खेल है। और मगर एक शख्स है जिसने खड़े होकर अपनी बात कही जी। हाँ, अंदाज से आप डिफर कर सकते हैं कि साहब ये शरीफ अंदाज नहीं है अपनी बात कहने का, और कैसे कहता बेचारा। जी उठ के सत्ता तो निकाल दिया जाता है वहां पर। जी 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 हाँ, इस प्ले में एक ख़ास बात मैंने ये महसूस की कि इसमें मीडिया और उसकी रिपोर्टिंग को लेकर जो है बहुत ख़ास तरह से हमें एक तरह कहिए कि बताने की कोशिश की गई है कि जैसे एक इश्तिहार होता है, उसका क्या रिश्ता होता है किसी ख़बर से, या जो ख़बर हमें सुनाई जा रही है उससे वो किस तरह से रिलेट करता है। हाँ, वो और एंटरटेनमेंट वो क्या है, आप अपने एयर कंडीशन रूम में बैठिए, आप अपने पिज्जा खाइए वहां पर
और जी, जी। वहां पर इराक में क्या हो रहा है, बीच में एड्स आएंगे, एड्स के ब्रेक होंगे, और जी, आप जी। घर में देखिए इराक हाँ। में जो वॉर होती है, और जी, फिर जी। आप अनाउंस कर दीजिए कि हमने हुँ, जंग जीत ली है, हमने जो है वो बिल्कुल हिसाब बराबर कर दिया है, जो जी, हमारे मुल्क में हुआ था। अ, वो तो भी सालों बाद ओसामा बिन लादेन को मारा उन्होंने, जी। जिसने जिसने वो खेल रचा था 9/11 का। ये उनको कुछ वहां के आवाम को जताना था कि हमने कुछ किया, जो मैंने अपने लेटर में लिखा है। जी। तो उन्होंने इतने एफिशिएंटली अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए उसको हाँ। एक ऐसा मोड़ दिया गुस्से को, कि पूरी आवाम जो है वहां की, यूनाइटेड स्टेट्स की और वेस्टर्न नेशंस की, उनको लगा बिल्कुल सही हो रहा है कि जानवरों को एक सबक सिखाना चाहिए, और अगर आप ये जानवर रहेंगे तो दुनिया बिल्कुल अनसेफ है। और देखो हमने दुनिया को बिल्कुल सेफ कर दिया, ये दावा करके निकल गया। और फिर जब उनको मालूम पड़ा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ही नहीं वहां पर, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, चुप हो गए। जी। असल में मैं जो इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा था कि जब हम इश्तिहार या ख़बर के रिश्ते को समझते हैं, तो वही उसी वक़्त जो ये पहले हमें ये भी समझाता है कि एक जो रिपोर्टिंग है किसी टेलीविज़न की या किसी अख़बार की, तो उसको ये कह के मतलब ख़ारिज किया जाता है कि ये अरब दुष्प्रचार है या उसका प्रोपेगेंडा है। उसी तरह से कोई और रिपोर्टिंग कहीं हो रही है किसी इराक़ी टेलीविज़न की, तो उसको कहते हैं कि ये जेनेवा कन्वेंशन का एक तरह से उल्लंघन है, उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी है। तो मतलब हमको ये समझ में आता है या इस तरह से हम अपने ज़माने में रिलेट करते हैं कि सत्ता कोई भी हो, किसी भी ज़माने की हो, उनको जो है इस तरह की मतलब अपने खिलाफ़ या सो कॉल्ड जो वो जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं, उसके खिलाफ़ कोई बात वो उनको पसंद नहीं है। इसीलिए शायद जो है हर सत्ता एक तरह से मतलब मीडिया को अपने कब्ज़े में लेना चाहती है। आप किस तरह से समझते हैं इस बात को? बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि ओपिनियन मेकिंग जो है वो सबसे बड़ा एक हथियार है, कि आप जो अपना एक डिस्कोर्स है, अपनी जो सोच है, उसको किस तरह अपने मीडिया आउटफिट के जरिए फैलाएं, और लोगों के जहन पर वो आप अपना एक असर छोड़ें के साथ, यही सच्चाई है। और इसको, ये प्रॉब्लम को हल करने का तरीका जो हम बता रहे हैं, वही एक रास्ता है। हुँ। देखिए, जंग जब भी हुई है, तो ये दावा किया गया है कि ये जंग इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि हम जंग नहीं चाहते हैं। हाँ। वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नारा था। हुँ। तो ये जब भी कोई लड़ाई करता है या हमला करता है, तो वो क्लेम करता है, वो ये जताता है अपनी आवाम को, दुनिया को, कि हमारे पास कोई, हम अमन पसंद लोग हैं, हम बहुत ही नेक शरीफ लोग हैं, और हम इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं कि अगर हमने ये हथियार नहीं उठाया तो ये सामने वाला जो है ये हमें बिल्कुल मार ही डालेगा। जबकि सामने वाले के पास चींटी का भी जितना पावर नहीं है, ये तो हाथी है। हुँ। इराक के पास क्या पावर था? हुँ। अमेरिका तो बिल्कुल हाथी था। कितने दूर था, क्या, किस किस्म का डर था, मुझे समझ ही नहीं आया। दुनिया ने पूछा भी नहीं, ना किसी की जरूरत हुई पूछने की। सबको बोला गया कि चुप हो जाओ भाई, इस पे कोई नहीं बोलेगा, और सब चुप हो गए। सब अपनी अपनी मजबूरी, रियल पॉलिटिक्स के नाम पे, और आप बात करते रहेंगे कि सच्चाई बोलिए, सच बोलिए, सब चुप हो गए। वो चुप्पी जो है आज भी काटती है। खैर सर, मैं ज़रा-सा आपको मतलब इस प्ले के एक डायलॉग की तरफ लेके चलना चाहता हूँ कि जहाँ मतलब मुंतज़र एक तरह से कहते हैं कि जब तक इस धरती पर अमरीकी सभ्यता मतलब उनको एक डायनासोर का नाम देते हैं या उसको मेटाफर बताते हैं कि अगर वो है तो कुछ भी हो सकता है। क्या आज भी उस डायनासोर को आप अपने आस-पास या अपनी दुनिया में या सियासी दुनिया में देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसे मैंने उस लेटर में कहा था कि ये अमेरिकन आवाम क्या को खात्मा जिताया है? जा रहा, क्योंकि मयार ज़िंदगी वैसे की वैसी ही रहेगी। आज जी, जी। अमेरिका
20 साल वाला अमेरिका है ही नहीं। उनके पावर के जो फाउंडेशंस हैं वो कहीं पर कमजोर हो गए हैं। आप इतनी लड़ाइयां लड़ेंगे, इतना खर्चा करेंगे, और आपको लगता है कि आपकी जो इकोनॉमिक हेल्थ जो है बिल्कुल सही रहेगी? नहीं। तो वो मेरा ये मानना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 20 साल पहले जो पावर था वो आज बहुत डिमिनिश है, कम है। आज उस पोजीशन में है नहीं, इसलिए तो उन्होंने अपना अफगानिस्तान से अपना बिल्कुल पल्ला झाड़ के निकल गया वहां कि भैया यहाँ पर हमने गलत किया, बिल्कुल हाथ डाल के। आज की तारीख में वो कहीं होना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने प्रॉब्लम्स हैं। नहीं तो मेरा ये मानना है कि ये जो उस वक्त सदर बुश ने अपनी आवाम को जताया था 20 साल पहले, आज आप देख लीजिए बिल्कुल ऑपोजिट है। कंडीशंस, वहां के हालात, वहां के बैंक्स फेल हो रहे हैं, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन जो है कैसे हैं। बिल्कुल एक ही रिएक्शन तो होगा उसका ना। आप इतना खर्चा करेंगे वॉर पे तो कहां से खर्चा करेंगे? अपने पास जो होगा उसी से खर्चा करोगे, वो कहां से आएगा? सीजनल फ्लो थोड़ी है, एंडलेस फ्लो थोड़ी है। अच्छा, ये सर ये जो प्ले है आपका, इसमें मतलब एक तरह से हम देखते हैं कि जंग के दिनों में, हालांकि मैंने पहले समझने की कोशिश की आपसे, लेकिन दोबारा मैं समझना चाह रहा हूँ कि जंग के दिनों में जो मोहब्बत हो सकती है या मोहब्बत करने का एक जज्बा हो सकता है वो है इसमें। और वो इस तरह से भी हमें नज़र आता है कि मुंतज़र अपनी महबूबा से, जो शायद उस तरह से उनको नहीं समझती हैं, ये भी कहते हैं कि जब वो कह रही होती है कि बम बरस रहे हैं या चारों तरफ से बमबारी हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि काश मैं परिंदा होता तो तुमको अपने परों के नीचे छिपा लेता और यहाँ से भाग जाता। तो ये जंग के दिनों की जो मोहब्बत है, इसने मतलब किस तरह से आपको, मैं अगर कहना चाहूँ कि चूँकि आपने उस तरह की फ़िल्में बहुत बनाई हैं और हम लोग देखते हुए उसको एक तरह से कहें तो ग्रो किया है हमने, मतलब आगे आए हैं और हमने मोहब्बत को समझा है। लेकिन जंग के दिनों की जो मोहब्बत है, वो कितना बामानी है आपके नज़दीक, या उसको कम से कम किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब मौत सर पे मंडराती है तो कहीं जिंदगी से प्यार ज्यादा हो जाता है जी। कहीं पर जो है लगता है किसी चीज की अहमियत तब ज्यादा हो जाती है जब आपको लगता है कि अपने हाथ से ये कहीं फिसल रही है चीज। तो हाँ, इश्क जो जंग के माहौल में होता है उसका तो हमने बड़े किस्से सुने हैं, और हमने दुश्मनों के बीच में जंग में ऐसा प्यार देखा है कि किस्से सुने हैं प्यार के कि लोग बस चौंक ही जाते हैं कि ये दुश्मन है कि ये लवर्स मेड फॉर ईच अदर हैं। तो ये तो होता है, मगर वो एक अजीब सा मैजिक, डेथ जो बोलते हैं ना, इंटेंसिफाइज द थर्स्ट फॉर लाइफ। जीवन की प्यास, जिंदगी की प्यास, वो तड़प जो है वो बढ़ जाती है जब आपके सर पे मौत मंडराती है। और सारे जो है ग्रेट राइटिंग जो है उस उजाड़ से, वहां से एक आर्ट का जन्म होता है। ग्रेट राइटिंग कम्स फ्रॉम दैट, क्योंकि तकलीफ जितना आदमी अंधेरे से गुजरता है उतनी वो रोशनी की बात करता है। और जिसने दर्द देखा है ना, जिसने तकलीफ, जुल्म झेला है ना, वो किसी पे और पे जुल्म नहीं करता। सही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सेंट मिलरप्पा थे, बुद्धिस्ट सेंट थे, जो उनका कहना है कि वन हु हैज नोन सफरिंग विल नेवर मेक somebody else suffer। ये एक रियलिटी है। तो जंग के माहौल में तो वाकई ग्रेट लव स्टोरीज। एक हॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म थी कासाब्लांका, जंग के माहौल में, जिसको लोगों ने सालों तक एक रेफरेंस फिल्म मानकर उससे इंस्पिरेशन लेकर फिल्म बनाने की कोशिश की, मगर वो जंग का माहौल उस वक्त था जिसकी वजह से वो फिल्म इतना चली थी, और बिना उस माहौल की वो फिल्म जो है वो उसकी अहमियत ही नहीं है। जी जी। तो खैर, मैं एकदम आखिरी सवाल करूं उससे पहले बस ऐसे ही, मतलब एक तरह से वजाहत, उसको सवाल ना समझें आप। ये है कि जैसे इसमें ये कहते हैं मुंतज़र इस प्ले में कि अब जो हमारे पास है
ख़बरों को जानने का कोई ज़रिया नहीं बचा है, कोई मीडियम नहीं है। किताबें जला दी गई हैं, कुरान की लाइब्रेरी जो हो सकती है वो जला दी गई है। तो ये जो एक खेल था, क्या ये अब भी जारी है किसी न किसी सतह पर? पूरा इकोसिस्टम न्यूज़ का जो है, इंफॉर्मेशन का, उसने ज़हर हाँ, हाँ, हाँ। आपने उंडेल दिया है। हुँ, समझ में नहीं आता है हुँ। कि किसके पास जाएँ और किससे जाने के सच क्या है। हाँ। पूरा इकोसिस्टम, पहले लगता था कि यहाँ नहीं तो वहाँ देखें, वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करें, हुँ, वहाँ से सच मिलेगा। और पूरी पूरी फ़िज़ा जो है, हुँ, वहाँ पर एक लगता है कि ज़हर कहीं पर अचानक किसी ने उंडेल दिया है। हुँ, तो वो जब तक हम किसी शख्स को करीब से देखे नहीं, उसकी आंखों में झांके नहीं, तो एतबार लोगों का उड़ गया। डिस्ट्रस्ट का माहौल है, लोग एतबार नहीं करते एक दूसरे पे। और मीडिया जो है, देखिए हम तो मनोरंजन की दुनिया के हैं, हम तो कोई दावा करते ही नहीं कि हम सच्चाई के कस्टोडियंस हैं, रखवाले लेकिन हैं जितनी उसके। लेकिन जितनी मतलब एक तरह से हिफाजत आप आवाज़ों की करते हैं, ख़ास तौर से जमहूरियत के हक़ में, शायद किसी ने नहीं की हमारे ज़माने में फ़िल्म इंडस्ट्री से। देखिए मेरा ये मानना है कि और उसकी हमने बहुत कीमत अदा की है, और हमें शिकायत नहीं है, क्योंकि जी। आप धूप में खड़े होंगे तो सनस्ट्रोक हो सकता है आपको, सनबर्न होंगे आप। तो जी। हर चीज की एक प्राइस अदा करनी पड़ती है आपको, हुँ, और अगर आप एक आजाद सोच रखते हैं तो उसके रिपरकशंस होंगे आपको, हुँ, और आपको उसको बिल्कुल ग्रेसफुल एक्सेप्ट करना चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि मगर वो नफरत जो है तरीका नहीं होता रिटेलिएशन का। जी। आपसे जो अलग एक सोच रखता है, उसके साथ कुछ तो कॉमन होगा आपका। हुँ, उसके भी आंखों में आंसू आते होंगे जब उसका कोई अपना मरता होगा, हुँ, वो भी कभी किसी से प्यार उसने किया होगा। तो बिल्कुल। क्या हम एक दूसरे में कॉमनैलिटी ढूंढने के काबिल ही नहीं रहे? हुँ, 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 हाँ, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस को आप देख के अनदेखा नहीं कर सकते हैं, हुँ, मगर वो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि साहब एक बागीचे में अलग अलग किस्म के फूल होते हुँ, हैं, मगर वो जो जिसको आप बीड बोलते हैं, वो भी तो एक किस्म का फूल ही तो है ना, कि सिर्फ आप गुलाबों पे लिखते रहेंगे। सही बात। तो ये दूसरे को अपने होने से अलग नहीं करना चाहिए, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। और ये होती है डाइवर्सिटी, और ये होता है एक आजाद मुल्क जहां पर हर एक जो है अपनी अलग सोच। देखिए आप, जैसे हमारा मुल्क है 1.4 बिलियन की आबादी है, आप 1.4 बिलियन की आबादी को एक कहानी में बांध नहीं सकते। बिल्कुल। करोड़ों लोग हैं, उनकी अलग अलग कहानियां हैं, और मुल्क के इतिहास लोगों की कहानियों से बनते हैं। हुँ, तो हमको अपनी डाइवर्सिटी जिसका हम दावा करते हैं हम बड़े डाइवर्स हैं, इसको जिंदा रखने के लिए थोड़ी जरूरत करनी पड़ेगी, अपनी बात कहनी पड़ेगी। और हाँ, सच कहना आसान नहीं है, हुँ, उसकी एक फीस अदा करनी पड़ती है। और बिल्कुल। जिसमें हिम्मत है वो करे, या चुप रह जाए। तो सर एकदम आखिरी सवाल आपसे, बल्कि सवाल नहीं, क्योंकि ये जुमला जो है इस प्ले का, इसने मुझे मतलब बहुत देर तक एक तरह से ये कहिए कि अपने शहर में रखा। वो एक तरह से गिरफ़्तार कर लेता है कि वो एक जुमला इसमें इस तरह से है कि जब पूरा इराक जल रहा हो, तो मैं बाँसुरी नहीं बजा सकता। ये जो मुंतज़र कहते हैं उसमें। अब जब हम अपने ज़माने में अगर इस जुमले से कोई मानी निकालना चाहें, अपने आस-पास की सियासत से या अपने आस-पास के लोगों के रवैये से या अपने आस-पास की सोसाइटी से, तो किस तरह का मीनिंग निकालें? चूँकि तो ये तो एक जंग का माहौल है, एक रज़्मिया है, उसका पूरा एक बयानिया है। लेकिन अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके पढ़ना चाहें, तो आप किस तरह देखेंगे इस जुमले को? देखिए ये हर दौर में हुआ है कि आप एक गरीब इलाके से गुजरते हैं और आपने एयर हुँ, कंडीशन गाड़ी का शीशा ऊपर कर देते हैं, और उस पे वो काला एक फिल्म का एक कवर होता है। आप दर्द, आपके अंदर दर्द को झेलने का मादा नहीं है, तकलीफ हाँ। को, डिफरेंसेस को झेलने का मादा नहीं। हुँ, तो
ये बात सही है कि आप जंग के माहौल में अगर आप एक ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीखें जो बाहर की हैं वो आपके कान तक नहीं पहुंचेगी, तो वो पहुंचेगी, ये और बात है कि आप अपने खुद के कान ही फोड़ दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। इंशाल्लाह फिर हम आइंदा दिनों में आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस तरह की बातचीत को जारी रखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।